ओके, कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्लाज्मा, आज हम लोग आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाँ बोलो। ठीक है, इसको ये टॉपिक होने के बाद। ठीक है, ठीक है। आज का अपना टॉपिक है ब्लड का फॉर्म्ड एलिमेंट। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट। अब देखो, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड कर्पसल्स, या हम लोग इसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स, व्हाइट ब्लड सेल और ल्यूकोसाइट्स, एंड प्लेटलेट्स जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, ये तीन नाम है, ये तीनों आप देख रहोगे, ये जो प्लाज्मा पोर्शन है, इस प्लाज्मा पोर्शन में मौजूद है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो शुरुआत करेंगे हम लोग आरबीसी से। जैसे आप देख रहे होगे, आरबीसी के अंदर कितने सारे हीमोग्लोबिन है ना, बहुत सारा, करीबन 270 मिलियन हीमोग्लोबिन रहता है, बहुत ज्यादा, हर एक आरबीसी। इसका थिकनेस भी देखोगे तो 2 माइक्रोमीटर का है। इसका डायमीटर भी देखो तो 7.5, मतलब हमारे एनसीईआरटी में 7 माइक्रोमीटर दिया हुआ है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाला जो चैप्टर है उसमें 7 माइक्रोमीटर इसका दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ 7.5 है, हम लोग अपना एनसीईआरटी वाला 7 वाला माइक्रोमीटर वाला डाटा पढ़ेंगे। ठीक, अब इसका कलर रेड इसलिए है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन मौजूद है, और जानते हैं हीमोग्लोबिन में रहता है आयरन, आयरन रहता है ना, हीम एंड ग्लोबिन। तो ग्लोबिन बोल के तो प्रोटीन होता है, साथ में रहता है हीम। ठीक है, हीम, उसके बारे में भी डिटेल में बाद में हम लोग जाएंगे, हीम के बारे में क्या है। बस एक चीज याद रखना, आयरन की वजह से रेड है, हीमोग्लोबिन में आयरन है इसलिए रेड है। अगर ये कॉपर होता तो ब्लू हो जाता। कॉपर होने से, जैसे हीमोसाइनिन, जैसे मोलस्का का जो ब्लड होता है वो ब्लू कलर का होता है क्योंकि इसमें रहता है हीमोसाइनिन। ठीक है, ब्लू कॉपर रहता है ना, कॉपर है तो हीमोसाइनिन, तो वो ब्लू हो जाता है, ये रेड है हीमोग्लोबिन। ठीक है, मोलस्का समझते हो, स्नेल्स वगैरह समझते हो, स्नेल्स। हाँ, नॉर उसकी वजह से कलर आता है ना, नहीं रिएक्ट नहीं, उसके वजह से ऑक्सीजन बाइंड कर सकता है। ये जो हीम ग्रुप है ना, हीम ग्रुप में आयरन है, तो इसके वजह से ऑक्सीजन बाइंड कर सकता है। हर एक हीमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन बाइंड कर सकता है। ठीक है, बाइंडिंग करने के लिए। अगर नॉर्मल हीमोग्लोबिन का लेवल देखोगे तो करीबन 12 से 16 ग्राम पर 100 ml मिलेगा। 12 से 16 ग्राम पर 100 ml आप देखोगे कि हर 100 ml में 12 to 16 ग्राम है। ठीक है, अब कैलकुलेशन तुमसे कुछ भी पूछा सकता है, 5 लीटर में कितना है, तो अपना कैलकुलेशन तुम कर लोगे ना। कोई भी डाटा तुमसे बोल दिया जाए इतना में कितना होगा, कैलकुलेट कर लोगे ना। तो सिंपल सा, हर 100 ml में हमको 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पकड़ना है, और हर ग्राम करीबन 1.3 ml O2 को कैरी करता है। हर ग्राम करीबन 1.34 ml O2 को कैरी करेगा। इसका मतलब करीबन 20 ml ब्लड हम करीबन कैरी करके चलते हैं। ये 100 ml ब्लड कितना ब्लड कैरी करके ले जाएगा एल्वियोली से हमारे टिश्यू तक? 20 ml। ठीक है, 20 ml ब्लड हम अपने एल्वियोली लेवल से लेकर टिश्यूज लेवल तक लेकर जाते हैं। हम सभी नहीं देते हैं, बस टिश्यू को 5 ml दे देते हैं। ये आगे जाके हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ लेंगे ये सर। तो ये दोबारा होगा कि 5 ml ही हम टिश्यू को देते हैं, फिर 15% हमेशा अपने पास रखते हैं। मतलब करीबन 100 ml में 12 से 16 ग्राम जो हीमोग्लोबिन है, ये 20 ml ऑक्सीजन को लेकर जा रहा है, O2 को लेकर चल रहा है, और 5 ml टिश्यूज को वो दे देता है, और 15 ml अपने पास हमेशा रहता है। सेचुरेशन जो होता है वो हमेशा 15% रहता है, मतलब 75% रहता है, मतलब 15 ml रहता है। तो ये है, ये डाटा बस आपको याद रखना है, 12 to 16 ग्राम। बाकी डाटा नेक्स्ट चैप्टर में आ जाएगा। ठीक है, लाइफ स्पेन अगर आप देखेंगे तो करीबन 120 डेज इसका लाइफ स्पेन है। आरबीसी के अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं है, कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, कोई गोल्गी बॉडी नहीं है, कोई ऑर्गेनेली नहीं है। ये आरबीसी के अंदर कोई न्यूक्लियस, कोई माइटोकॉन्ड्रिया, कोई गोल्गी बॉडी नहीं है। इसका पूरा इंटरनल स्पेस किसके लिए है? हीमोग्लोबिन के लिए।
ठीक है, ये हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन एंड हीम, देखो यहाँ पर ऑक्सीजन बाइंड है ना, यहाँ ऑक्सीजन बाइंड है, तो ये पूरा स्पेस है हीमोग्लोबिन के लिए, और ये सरवाइव करता 120 डेज तक बिना न्यूक्लियस, बिना माइटोकॉन्ड्रिया, बिना गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियस भी नहीं है। ठीक है, करीबन अगर काउंट देखोगे तो 5 से 5.5 मिलियन पर mm3, इसका अगर काउंट देखोगे तो 5 से 5.5 मिलियन पर mm3 आपको देखने को मिलेगा आरबीसी का नंबर, मतलब करीबन 50 से 55 लाख। फीमेल्स में इसका थोड़ा कम रहेगा, 45 से 50, मेल में 50 से 55 लाख। ठीक है, फीमेल में थोड़ा आरबीसी का काउंट कम रहता है, तुम बोल सकते हो 45 टू 50 लाख, मतलब 4.5 टू 5, अब मेल में 5 से 5, अलग अलग डाटा है किसी किसी में, फिर भी आप एवरेज इसका 5 से 5.5 मिलियन पढ़ सकते हैं। जैसे आप जनरली जानते हो कि फीमेल्स में हीमोग्लोबिन भी कम होता है, मेल में ज़्यादा आता है, पता है ना, मेल में हमेशा काउंट करोगे तो 14-15 मिल जाएगा, है ना, फीमेल में 12-13 मिलता है, कहीं कहीं तो कम ही मिलता है ना, तो फीमेल्स में थोड़ा हीमोग्लोबिन भी कम होता है, काउंट भी कम होता है। बनता कहाँ है, ये बनता है रेड बोन मेरो। रेड बोन मेरो मतलब हमारा ये जो बोन्स वगैरह है, ये बोन है हैंड के, इसके अंदर एक बोन मेरो होता है। तो चिकन उकन खाओ, चिकन मटन तुम खाए हो, उसके अंदर देखते हो ब्राउन कलर का रहता है, पहले रेडिश रहता है, पकाने के बाद ब्राउन हो जाता है ना, तुम तो नहीं खाए होगे, पूरा गुजराती। हाँ, तो कभी चिकन जब तोड़ेंगे तो उसके अंदर ब्राउन, वहीं से आरबीसी, हमारे जितने भी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट जो भी बनते हैं सब वहीं से बनते हैं, है ना। वहां पर एक होता है रेड बोन मेरो, 2 मेरो होता है, एक रेड बोन मेरो, एक येलो बोन मेरो। जो बोन्स का साइड वाला पोर्शन जो है, अगर मान लो ये बोन्स है तो ये साइड वाला पोर्शन में होता है रेड बोन मेरो, और बीच वाला में होता है येलो बोन मेरो बोन्स का, तो रेड बोन मेरो से बनता है, तो ये रेड बोन मेरो में ये बनता है। ठीक है, और ये डिस्ट्रॉय कहाँ होता है, ये डिस्ट्रॉय जो 120 डेज हो जाता है तो हमारे स्टमक के पास में एक स्प्लीन बोल के ऑर्गन है, सुना है स्प्लीन, सुना है ना, इम्यूनोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सुना होगा, डिफेंस में हेल्प करता है। जैसे आपने थाइमस का नाम सुना होगा, स्प्लीन का नाम सुना होगा। ये स्प्लीन में क्या होता है, ये पुराने आरबीसी जाके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, स्प्लीन ही है, स्प्लीन एंड लिवर नहीं, जब फिटस रहता है ना तो ये जो स्प्लीन और लीवर है ना, उस समय बोन मेरो नहीं बना है, तो स्प्लीन और लीवर ही आरबीसी बनाने का काम करता है। ठीक है, उस समय जब हम फिटस कंडीशन में रहेंगे तो स्प्लीन एंड लीवर ये दोनों मिलकर इसको बनाएंगे, आरबीसी को बनाएंगे, क्योंकि उस समय बोन मेरो नहीं बना है। और जब बड़े हो जाएंगे, जब बोन्स बन जाता है, तब ये बनता है रेड बोन मेरो। मतलब हमारे सभी बोन्स तो नहीं बोल सकते ना, अब मैं बोलेगा नोज वाले बोन्स भी बना रहा है आरबीसी, तो नहीं चलेगा ना, मेरे ईयर वाले बोन जो है वो भी बना रहा है, ऐसे थोड़ी चलेगा। सारे बोन्स नहीं बनाते हैं, जो बड़े बड़े बोन्स है उनके अंदर बनता है रेड बोन मेरो में। ठीक है, तो यहां पर स्प्लीन में जब उसका 120 डेज हो गया तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो वन आउट आरबीसी डिस्ट्रॉय इन स्प्लीन, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, इसको बोलते हैं ग्रेवयार्ड। ये है ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान या मौत का स्थान जो बोलते हैं वही है ग्रेवयार्ड। ओके, अब ये जो टूट रहा है आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है, ये सब डिस्ट्रॉय होने के बाद तुमने बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन का नाम सुना है, बाइल जूस, बाइल पिगमेंट, जो जिसका काम है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। वो काम कौन कर रहा है, वो कर रहा है ये जो आरबीसी डिस्ट्रॉय हुआ ना, हीमोग्लोबिन जब डिस्ट्रॉय होगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा येलो कलर्ड पिगमेंट, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन। लीवर से रिलीज होता है बाइल जूस, बाइल पिगमेंट, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन। यहाँ तक कि 2 टर्म्स और हम लोग बोल सकते हैं, यूरोक्रोम, स्टेरकोबिलिन। कभी आप देखोगे, आप देखोगे यूरिन, जो यूरिन में येलो कलर आता है ना, तो आता है ड्यू टू यूरोक्रोम। फिकल मटेरियल में जो येलो आता है वो होता है स्टेरकोबिलिन, वो होता है स्टेरकोबिलिन। तो अब ये क्या है, जो भी डिस्ट्रॉय होगा, इतने आरबीसी है ना,
मतलब हर मिनट में सोचो कितने मिलियन ऑफ आरबीसी मर रहे हैं, कितने मिलियन आरबीसी बन रहा है, लगातार चल रहा है ना ये प्रोसेस, लगातार ये प्रोसेस चल रहा है। तो पुराने नए आरबीसी बनते भी है, पुराने आरबीसी खत्म भी होते रहते हैं, पुराने आरबीसी खत्म हो रहे, लगातार खत्म हो रहे, नए आरबीसी बन रहे हैं। तो ये डिस्ट्रॉय होने के बाद जो भी बाइल जूस लीवर में जो बनता है, बाइल पिगमेंट, वो जो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, वो इसके वर्न आउट मतलब हीमोग्लोबिन के डिस्ट्रॉय होने से ही होगा। फिर स्टेरकोबिलिन, यूरोक्रोम, ये सब बनता है, ठीक है। तो बाइकॉन्केव इन शेप, नो न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्गी बॉडी, कोई भी ऑर्गेनली नहीं होता आरबीसी में, और इसका काम है CO2 एंड O2 को ट्रांसपोर्ट करना। जैसे O2 है हीमोग्लोबिन, O2 के साथ अगर बाइंड करेगा तो बोलेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन, अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होगा तो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, क्या बोलते हैं, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी नहीं बोलते हैं। अब तुम बोलेंगे ना कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोल देंगे, नहीं, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन मतलब ये जो स्ट्रक्चर है हीमोग्लोबिन में से अमाइनो एसिड जो है, अमाइनो उसके साथ CO2 जुड़ता है तो बोलते कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ऐसे करीबन 23% CO2 का ट्रांसपोर्ट कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर होगा। इसके अलावा आरबीसी के अंदर एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनाइड्रेस, एंजाइम होता है कार्बोनिक एनाइड्रेस, इसके हेल्प से CO2 H2O मिलकर H2CO3 वगैरह बनता है, जिससे बाद में CO2 का ट्रांसपोर्ट में हेल्प मिलेगा। हम डिटेल में बाद में जाएंगे, मगर एक चीज बोलेंगे, CO2 के ट्रांसपोर्ट में एक एंजाइम है कार्बोनिक एनाइड्रेस, उसका बहुत बड़ा रोल है। कहाँ मिलता है, आरबीसी के अंदर, आरबीसी के अंदर क्या है, कार्बोनिक एनाइड्रेस। अगर ये एंजाइम नहीं होता ना तो CO2 H2O को जुड़ने में बहुत टाइम लगता, मतलब 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल बनते। मान लो एक CO2 और H2 है, दोनों को मिलने में H2CO3 बनाने में करीबन 1 घंटे में 200 बनते, मगर कार्बोनिक एनाइड्रेस होने की वजह से जानते क्या होता है, 1 सेकंड में 6 लाख, 1 सेकंड में 6 लाख। और अगर ये नहीं एंजाइम होता ना तो 1 मिनट, क्या बोला मैंने, 1 घंटे में बस 200 ही मॉलिक्यूल बनता, 1 घंटे में 200 और 1 सेकंड में 6 लाख, कितना फास्टर है। तो ये सब एंजाइम आरबीसी के अंदर होता है जो CO2 के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा, ठीक है। CO2 ट्रांसपोर्ट में एक कार्बोनिक एनाइड्रेस बोल के एक एंजाइम है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, वो भी आरबीसी के अंदर मिलता है, जिंक कॉन्टेनिंग के एक एंजाइम है ZN। और इसके अलावा मैंने बोला CO2 डायरेक्टली अगर मैं बोलूँ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन 23% के आसपास, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ये सब हम डिटेल में जाएंगे जब हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पढ़ेंगे ना, एक नया टॉपिक है तब आ जाएगा। हाँ। क्यों, सुनो, अब वो रास्ता बड़ा लंबा है, वो रास्ता अगर तुम मुझसे पूछना चाहोगे तो वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, मैं बता देता हूँ। सॉल्युबल फॉर्म में ही बात करूंगा। मान लो एक ग्लूकोज है, इसको जरूरत क्या है, ऑक्सीजन की, तो इसने बनाया 6CO2 6H2O प्लस एनर्जी एटीपी के रूप में या हीट के रूप में, ठीक है, क्लियर है। अब ये जो CO2 है, CO2 बना कहां, टिश्यूज में, अब ये निकलेगा और ये जो आरबीसी है ना, इस आरबीसी में CO2 आ जाएगा। CO2 किसके साथ जुड़ेगा, जो बोल रहे हो सोलूबल है, वो वाटर के साथ है। एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनाइड्रेस, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। इस एंजाइम के हेल्प से ये बनता है H2CO3, ठीक है। फिर से इसी एंजाइम की हेल्प से आरबीसी के अंदर कार्बोनिक एनाइड्रेस के प्रेजेंस में H प्लस SCO3 माइनस आयन बनता है, ठीक है। अब होता क्या है कि ये SCO3 आयन बाहर चला जाएगा और ये जो NaCl है उसका N प्लस के साथ ये जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये क्लोराइड आयन अंदर चला जाएगा इसको बैलेंस करने के लिए। तो अभी क्या हुआ, इस फॉर्म में या पोटासियम
बाइकार्बोनेट के रूप में। 70% CO2 का ट्रांसपोर्ट ऐसे ही होता है, ठीक है। और जो ये इस तरह से हम लोग बोलेंगे 70% CO2 का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और 30% बोलेंगे कार्बन, 30% है 23% कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। इसका मतलब जो हीमोग्लोबिन में जो अमाइनो ग्रुप है उसके साथ CO2 बाइंड कर जाएगा, तो इसका मतलब ये सोलूबल है, और ये H2O के साथ मिलकर बाद में ये सोडियम के साथ जुड़कर ये ट्रांसपोर्ट होके आता है, सोडियम या पोटासियम के रूप में बाइंड होके करीबन 70% CO2 ऐसे ही ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये आरबीसी के अंदर ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस है, इसलिए पॉसिबल है, ठीक है। और 23% मैंने बोला कार्ब एमिनोग्लोबिन, और कल हमने पढ़ा था ना 7% डिजोल्व इन प्लाज्मा, पढ़ा था ना, डिजोल्व इन प्लाज्मा। तो ऐसे 3 फॉर्म में CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है। ये 70% बाइकार्बोनेट आयन के रूप में, बाइकार्बोनेट सबसे ज्यादा बाइकार्बोनेट के रूप में होता है, ठीक है। क्लियर हुआ? ओके। तो ये CO2 एंड O2 के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। ये हो गया आरबीसी का मामला। अब WBC, ठीक है। ये कलरलेस है, इसको देखने के लिए भी स्टेन करना पड़ेगा तभी आप देख सकते हो, ऐसे नहीं देख सकते हो। जब तक आप इसको डाई यूज नहीं करोगे, स्टेन यूज नहीं करोगे, आप नहीं देख सकते हो, ठीक है। कलरलेस है, इसका लाइफ स्पेन 1 से 15 डेज है, हम 7 to 10 डेज हम लोग एवरेज बोल सकते हैं, मगर कोई किसी का लाइफ स्पेन बहुत ही कम है, क्योंकि इतने सारे टाइप्स है ना, तो सबका टाइम तो सेम नहीं होगा ना। अगर आरबीसी तो एक बोले 120 डेज, मगर ये एक टाइप थोड़े, इसके 5 टाइप है, 6 टाइप है, तो इतने सारे टाइप है, इसलिए इसका लाइफ स्पेन भी 1 से 15। हाँ, अगर सभी WBC का एज तो यहाँ पर वेरी किया, अगर इसका काउंट देखेंगे तो ये करीबन आ जाएगा 6000 to 8000 पर mm3, मतलब हर मिलीमीटर क्यूब में ये करीबन 6000 to 8000 होता है, ठीक है। आरबीसी मोस्ट अबंडेंट है ब्लड में। ये बनता कहाँ? ये भी बोन मेरो में बनता है। ये कुछ लिम्फ ग्लैंड्स, लिम्फ ग्लैंड समझते हो? लिम्फ ग्लैंड्स, लिम्फेटिक ग्लैंड्स सुने हो? जैसे थाइमस हो गया, जैसे यहाँ तक कि स्प्लीन या लिम्फ नोड्स का नाम सुना है? लिम्फेटिक सिस्टम सुना है? लिम्फेटिक सिस्टम सबने लिम्फेटिक सिस्टम सुना होगा। जैसे ब्लड वेसल्स होता है ना, वैसे लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है। लिम्फेटिक सिस्टम, जैसे हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स है, वैसे हमारे बॉडी में लिम्फेटिक वेसल्स भी है। देख रहे हो, ये है लिम्फेटिक सिस्टम, मतलब इसका मेन काम है डिफेंस करना। या जगह जगह लिम्फ नोड्स दिख रहा है, यहाँ जैसे आपको थाइमस दिख रहा है, स्प्लीन दिख रहा है, ऐसा इंटेस्टाइन में पेयर्स पैचेस होता है, ऐसे बहुत सारे लिम्फेटिक सिस्टम होता है। तो यहाँ भी बनता है, यहाँ पर भी बनता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि ये बोन मेरो में बनेगा, लिम्फ ग्लैंड्स में बनेगा और स्प्लीन में बनेगा। स्प्लीन तो आप जानते ही हैं। अब इसमें है न्यूक्लियस, जैसे हमने पढ़ा कि आरबीसी में कोई न्यूक्लियस नहीं है, मगर यहाँ जितने भी है अलग अलग टाइप के न्यूक्लियस है। मल्टी लोब्ड, बाई लोब्ड। ये बाई लोब्ड ऐसा नहीं होता, ये थोड़ा सा ट्विस्टेड रहता है, एस शेप्ड। ये लार्ज न्यूक्लियस, थीन रिम ऑफ साइटोप्लाज्म। ये देखिए इसका न्यूक्लियस बड़ा है मगर साइटोप्लाज्म कितना छोटा है ना, इसको बोलते हैं लार्ज न्यूक्लियस, थीन रिम ऑफ साइटोप्लाज्म। ये आप देख रहे हैं, इसमें जब भी आप डायग्राम बनाएंगे इन दोनों में कोई डॉट डॉट नहीं दोगे आप। अगर डायग्राम बना भी रहे हो ना, एनसीईआरटी तो है क्या, एनसीईआरटी में सारी तस्वीर है, तो ये डॉट 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 जो आप देख रहे हो, हाँ ये ग्रेनुलर साइड से ये तीनों ग्रेन्यूल है। ये न्यूट्रल डाई से इसको स्टेन करते हैं, इसको एसिडिक डाई इसलिए इओसिन, इसको बेसिक डाई से स्टेन करते हैं इसलिए बेसोफिल। ऐसे छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स है, मगर यहाँ आपको कोई ग्रेन्यूल्स नहीं बनाना है, कोई ग्रेन्यूल्स नहीं होता है। बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स, और ये होता है मोनोसाइट्स।
इसकी न्यूक्लियस देख रहे हो किडनी शेप का है, किडनी शेप का है ना, ये किडनी शेप का है, ये सबसे लार्जेस्ट, साइज में भी देखोगे सबसे लार्जेस्ट है। ओके, तो ऐसे अलग अलग न्यूक्लियस अलग अलग टाइप्स है। इसका मेन काम है इम्यून सिस्टम, डिफेंस में हेल्प करना, इसका मेन काम है डिफेंस में हेल्प करना, ठीक है। तो हमारे पास टोटल 5 है, न्यूट्रोफिल, न्यूट्रल, हेट्रोफिल्स, इओसिनोफिल, एसिडोफिल्स, एसिडिक डाई से इसको स्टेन करते हैं, इओसिन उसका नाम है, इसको बेसिक डाइसाइनोफिल्स, बेसिक डाई से इसको स्टेन करते हैं, तो बेसोफिल्स। ये तीनों ग्रेनुलोसाइट्स है, क्योंकि तीनों की तस्वीर में आप देखोगे ऐसे ग्रेन्यूल है, छोटे 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 दाने हैं जिसको स्टेन किया जाता है। उसके बाद आता है मोनोसाइट, सबसे बड़ा वाला WBC। हाँ बड़ा वाला है, मगर परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेगा सबसे ज्यादा कौन है, न्यूट्रोफिल, सबसे ज्यादा। लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। ओके, तो लिम्फोसाइट्स दो तरह के होता है, ये स्मॉलेस्ट WBC है मगर इसका न्यूक्लियस बहुत बड़ा है। ये लिम्फोसाइट तो छोटा है मगर इसका न्यूक्लियस बहुत बड़ा है, ठीक है। बी लिम्फोसाइट्स क्योंकि इसका ओरिजिन एंड मैच्यूरेशन बोन मेरो में हुआ है, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट मैच्यूरेशन सब कहां हुआ है, बोन मेरो के अंदर, इसलिए इसका नाम है बी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स का ओरिजिन तो बोन मेरो हुआ है मगर इसका डेवलपमेंट मैच्यूरेशन कहां हुआ है, थाइमस में। भविती ध्यान है ना, तो हिलना नहीं, हिलना मतलब ध्यान कहीं और जा रहा है, ठीक है। टी लिम्फोसाइट्स ये ओरिजिन बोन मेरो में हो रहा है मगर इसका मैच्यूरेशन डेवलपमेंट कहां होगा, थाइमस में। थाइमस में को हार्मोन आता है थाइमोसिन, जिसके वजह से ये बहुत तरह का टी सेल बनाता है, टी किलर सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल बोलते हैं, हेल्पर टी सेल, सप्रेसर टी सेल, मेमोरी टी सेल, ये सब थाइमस में जो हार्मोन्स होंगे उनके वजह से होगा, ठीक है। यही चीजें है कि हम जैसे जैसे बूढ़े होते रहते हैं, हमारी उम्र बढ़ती रहती है, हमारा थाइमस श्रिंक छोटा होते जाता है, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होते रहता है, जिससे हम बुढ़ापे में ज्यादा बीमार पड़ते हैं। तो टी लिम्फोसाइट्स का नंबर कम हो जाएगा, जितना टी लिम्फोसाइट्स, मतलब सोचो कि बचपन से लेकर प्यूबर्टी में जितना आप डिफेंसिव हो उतना बुढ़ापे में थोड़ी रहेगा, बुढ़ापे में नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा थाइमस धीरे 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 डैमेज होते जा रहा है, वहां फैटी टिश्यू भरते जा रहा है, तो अल्टीमेटली हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होकर भी बीमार होंगे। इसलिए तुम देखोगे जैसे 55-60 को क्रॉस करते बीमार पड़ने लगते हैं, क्योंकि थाइमस का साइज छोटा हो गया। क्या थाइमस का, क्या बाकी हार्मोन्स का लेवल डाउन नहीं हुआ, क्या तुमको नहीं लगता टेस्टोस्टेरोन का लेवल ये 20-21 साल के बाद कम हो जाता है, 30 के बाद कम होता है, 40 के बाद कम होता है, इसका ही लेवल कम होता है। हमारा क्या सब कुछ नॉर्मल काम कर रहा है क्या, नहीं। मतलब सोचो जो ग्रोथ एज है, ग्रोथ एज क्या है, तुम अभी ग्रोइंग एज में हो, 18-20 साल तक ग्रो कर रहे हो, उसके बाद का क्या, उसके बाद थोड़ा सा मोटे हो गए, थोड़ा बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापा चालू, अब बोलेंगे हम जवानी में जा रहे हैं, मगर जो ग्रोथ था वो तो खत्म हो गया ना, अब ग्रोथ और प्रोग्रेस होगा क्या, तुमको लगता है कि 20-21 साल के बाद तुम और ग्रोथ करोगे, प्रोग्रेस करोगे, तुम्हारा बॉडी में कुछ नए नए चीजें बने, कुछ बनने वाला है, उसके बाद सब डिस्ट्रॉय होने वाला है, ठीक है। एक सेमिनार मैंने लिया था एजिंग के ऊपर, बुढ़ापे के ऊपर, बुढ़ापा क्यों आता है, हाँ सिंपल सा कि 20-21 के बाद कुछ भी नहीं होता है, उसके बाद से ही चालू हो जाता है डिग्रेडेशन, ठीक है। तो धीरे धीरे साइज छोटे, तो बुढ़ापे में तो एकदम कम रहेगा थाइमस का साइज, इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया, थाइमस कम है तो थाइमस सबका नंबर कम होता है, हर चीज का लेवल कम होता है, ठीक है। हमारे स्किन तो अभी देखो कितना अच्छे से वाटर तुम होल्ड करके रखे हो ना, कितना अच्छे से होल्ड, बुढ़ापे में होल्ड कर पाओगे, झुर्रियां पड़ जाएगी, सूख जाएंगे। हमारा सेल वाटर तक नहीं रख पा रहा है, सोचो अभी एकदम टाइट टाइट सब कुछ है ना, एकदम सेल एकदम परफेक्ट शेप में है, कि सेल भी अपना प्रॉपर तरीके से रख पाएगा क्या, है नहीं ना। सेल भी देखो कैसे झुर्रियां पड़ गई है, उसमें देखो कभी इधर सूख जाते हैं, सोचो सेल वाटर तक होल्ड नहीं कर पाता है, सोचो वहां पर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन कितने, उसके कितने क्रॉस लिंक बन जाते हैं, बहुत सारी चीजें बनते हैं। एक सेल खुद एक पर्टिकुलर एक टाइम जब पीरियड होता है उसके बाद सेल डैमेज होने लगता है, एक बोलते हैं सेल के अंदर भी एक क्लॉक चलता है,
ठीक है, उसके बाद उसको मरना है, एक पर्टिकुलर टाइम है, उसके बाद वो मरेगा ही। समझ में आ रहा है? उसको डिस्ट्रॉय होना ही है। तो ये थाइमस भी छोटा होगा, ठीक है। तो थाइमस का टी लिम्फोसाइट्स का ओरिजिन बोन मेरो में हुआ है, मगर फाइनल इसका मैच्योरेशन डिफरेंशिएशन कहाँ होगा? थाइमस में। ये थाइमस हमारा यहाँ होता है, ये हमारा ये बोन्स है, इसको बोलते हैं स्टर्नम, ये वाला, ठीक है, ब्रेस्ट बोन स्टर्नम बोलते हैं। ये रिब्स जिसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये स्टर्नम बोलते हैं। इसके पीछे है अरोटा पड़ा है ना, अरोटा के सामने, बिहाइंड द स्टर्नम इन फ्रंट ऑफ अरोटा, ठीक है। मतलब हमारा ये वेंट्रल साइड में है, डोर्सल नहीं है, मगर स्टर्नम के पीछे अरोटा के सामने अरोटा। तो अब ये टी लिम्फोसाइट्स अगर परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलोगे तो सबसे ज्यादा है न्यूट्रोफिल, फिर है लिम्फोसाइट्स 20 से 25%, फिर है मोनोसाइट्स 6 to 8%, फिर है इओसिनोफिल 2 to 3%, और सबसे कम है बेसोफिल करीबन 0.5 से 1%। अगर इनमें सबसे मोस्ट अबंडेंट बोलेंगे तो न्यूट्रोफिल है, इसमें सबसे कम बोलेंगे तो वो बेसोफिल से 0.5 से 1, सबसे लार्जेस्ट बोलेंगे तो मोनोसाइट से, सबसे लार्जेस्ट न्यूक्लियस बोलेंगे तो लिम्फोसाइट से, सबसे स्मॉलेस्ट बोल रहे हैं तो लिम्फोसाइट से। समझ में आ रहा है? तो इसको याद रखने के लिए हम हमेशा एक ट्रिक में देता हूं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन 11th बैच, ऐसे बोलता है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन 11th बैच, ठीक है, पढ़ते हो ना न्यूटन लॉ। तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन 11th बैच, ठीक है। इस हिसाब से ये ट्रिक आपको जब भी एनसीईआरटी में रहेगा, वो क्वेश्चन रहेगा ना, हाईएस्ट से लोएस्ट इसको अरेंज कीजिए, तो आप ऐसे ही लॉ के हिसाब से इसको अरेंज करेंगे। सबसे ज्यादा 60 से 65%, उसके बाद 20 से 25%, 6 to 8%, 2 to 3, 0.5 से 1, सबसे लीस्ट है ये 0.5 से 1, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट है न्यूट्रोफिल और सबसे कम है बेसोफिल। मतलब तुम अगर एक 100 सेल या कम से कम माइक्रोस्कोप के नीचे का सेल काउंट कर रहे हो कौन ज्यादा है, तो तुमको सबसे ज्यादा बस यही दिखेगा, और सबसे कम हो सकता है आपको ना दिखे, वो होता है बेसोफिल। बेसोफिल आपको दिखेगा ही नहीं, दिख गया तो बाई चांस कोई एक दिख गया तो दिख गया। अगर 100 सेल काउंट करोगे ना तो 100 सेल में कोई एक दिख जाएगा, नहीं भी दिख सकता है, बहुत मुश्किल से आपको काउंट करके मिलता है। और अगर बेसोफिल का नंबर बढ़ रहा है तब समझना कि बॉडी में कोई इन्फेक्शन आ गया है ना, ऐसा सोच सकते हैं। कैंसर के समय भी बेसोफिल तो कम होना चाहिए ना, ये ज्यादा दिख रहा है, ज्यादा सभी दिख रहा है मगर ये ज्यादा दिखने लगेगा तो मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो मतलब कभी भी तुम देखोगे ब्लड चेक करा रहे हो, अगर बेसोफिल का नंबर ज्यादा बढ़ रहा है तो समझना कि कोई इन्फेक्शंस वगैरह है इसलिए बढ़ रहा है, या एक्सट्रीम केस में हम बोलते हैं कैंसर, हम जनरली थोड़े बोलेंगे। अब कोई स्टूडेंट लेके यार सर आपने बोला था देखो कैंसर तो नहीं है, ऐसा मेरे बेसोफिल का नंबर बढ़ गया है। अरे नहीं, तुम्हारा बॉडी बीमार था तभी तो तुम डॉक्टर के पास गए ना, इसका ना बॉडी अभी क्या हो रहा है, कुछ इन्फेक्शन की वजह से वो WBC इसका नंबर बढ़ गया है ना, ऐसा बोल सकते हैं ना, ठीक है। अब न्यूट्रोफिल के बारे में बता देते हैं। न्यूट्रोफिल का काम है फेगोसाइटोसिस, ये फॉरेन पार्टिकल को खाने का काम करता है। फेगोसाइटोसिस फॉरेन पार्टिकल को खाने का काम करता है, मतलब कोई भी बॉडी में बाहर से जर्म्स आया तो उसको पूरी तरह से खा जाएगा। समझते हो ना, फेगोसाइटिस पढ़े हो ना, जैसे अमीबा वगैरह किसी को खा जाता है, स्यूडोपोडियल मूवमेंट खा जाता है, वैसे ही फेगोसाइटोसिस करता है न्यूट्रोफिल। इसको सोल्जर बोलते हैं बॉडी का। वही काम ये मोनोसाइट्स करता है। तो मोनोसाइट्स को अगर अच्छे से देखोगे तो करीबन मैक्रोफेज, ये आगे जाके मैक्रोफेज बनता है, ठीक है। ये मोनोसाइट्स आगे जाके मैक्रोफेज। देख रहे हो ये जो बैक्टीरिया वगैरह है इसको ये पकड़ रहा है, ऐसा फाइबर, ऐसा धागे की तरह स्ट्रक्चर। अब ये क्या करेगा, इस बैक्टीरिया को पूरा खा जाएगा। देख रहे हो इसके अंदर खा गया, इसके छोटे छोटे टुकड़े बना दिए, दिख रहा है,
तो इसलिए ये फेकोसाइटोसिस। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट जो आगे जाके मैक्रोफेज बन जाएगा, ये दोनों ही फेकोसाइटोसिस का काम करते हैं, फेकोसाइटोसिस का काम करते हैं। अब इसके बाद हम डायरेक्टली बेसोफिल में पहले चलते हैं। ये 3 फैक्टर रिलीज करेगा, हिस्टामाइन, सेरोटोनिन एंड हिपेरिन। हिस्टामाइन, हिपेरिन एंड सेरोटोनिन। सबसे पहले काम करते हैं, मैं हिस्टामाइन के बारे में बोलता हूं। कभी भी कोई भी चोट लगे या कोई इन्फेक्शन हो, कोई भी मतलब इंसेक्ट वगैरह या कोई भी जर्म्स वगैरह बॉडी में गया, तो जो रेडनेस आता है, चोट लगने से भी रेडनेस आता है ना, कहीं स्वेलन होता है, थोड़ा सा गर्म हो जाता है, थोड़ा दर्द होता है, कहीं इचिंग होता है, ये सब होता है ड्यू टू हिस्टामाइन। इसको बोलते हैं इन्फ्लामेशन। वर्ड सुना होगा इन्फ्लामेशन, सुना है ना सबने इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन चोट लगने पर, कहीं पर यहाँ पर हैंड में, लेग में कहीं भी चोट लगता है, या मान लो कोई भी मॉस्क्यूटो या कोई इंसेक्ट या कोई भी जर्म्स अगर इन्फेक्ट किया है, तो इन्फेक्टेड, तो ये जो इन्फ्लामेशन आ रहा है, जो रेडनेस आ रहा है, जो स्वेलन हो रहा है, जो दर्द हो रहा है, जो इचिंग हो रहा है, ये जो भी हो रहा है ड्यू टू हिस्टामाइन। इसका काम है ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देना, इसलिए इसको बोलते हैं वेसोडाइलेटर। ये ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है, ठीक है। कभी चोट लगता है तो स्वेल करता है ना, तो ब्लड वेसल्स वहां डायलेट हो जाता है। मगर उसका उल्टा काम सेरोटोनिन करता है। सेरोटोनिन ब्लड वेसल को डायलेट नहीं कर रहा है, ये कंस्ट्रिक्ट करता है। मगर ये दोनों फैक्टर कहां रिलीज हो रहा है? बेसोफिल में। बेसोफिल में ये भी रिलीज हो रहा है, ये वेसोडाइलेटर है, ये वेसोकंस्ट्रिक्टर है, ठीक है। और ये जो हिपेरिन है, हमारे बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट करता है क्या? तो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट नहीं करने का कारण है हिपेरिन। हमारे बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट नहीं करने का कारण क्या है? हिपेरिन। हिपेरिन की वजह से हमारा ब्लड क्लॉट नहीं करता है। हाँ, जब चोट लग जाएगा तो फाइब्रिनोजेन, कल पढ़े थे ना फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन कन्वर्ट इनटू फाइब्रिन। इसका मतलब हिपेरिन ब्लड क्लॉटिंग को रोक रहा है और फाइब्रिनोजेन ब्लड क्लॉटिंग को प्रमोट कर रहा है, ठीक है। तो ये ब्लड में क्लॉट नहीं करने देगा। इसका मतलब ये इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, मगर बॉडी में ब्लड को क्लॉट नहीं करने देगा। ये कौन है? ये बेसोफिल से रिलीज हुआ सब्सटेंस। अब अगर बेसोफिल्स हिस्टामाइन रिलीज कर रहा है तो इओसिनोफिल एंटी हिस्टामाइन रिलीज कर रहा है। अगर ये एलर्जी ला रहा है तो ये एलर्जी को रोक रहा है। इओसिनोफिल कॉज एलर्जिक रिएक्शन मतलब नहीं बोलेंगे, ये उल्टा काम करता है। अगर बोलते ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन तो सही है। जब हमारे बॉडी में एलर्जी आएगा तो इओसिनोफिल एंटी हिस्टामाइन प्रॉपर्टी से एलर्जिक रिएक्शंस को रोकेगा। तुम्हारे एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है इओसिनोफिल देखोगे, ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन, इसका मतलब ये थोड़ा कि एलर्जी ला रहा है, ये एलर्जिक रिएक्शंस लाने का काम हिस्टामाइन करता है, ये उसको रोकने का काम करता है। रेसिस्ट इन्फेक्शन, रेसिस्ट इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन को रोक रहा है, ये इन्फेक्शन को रोक रहा है। इसका मतलब ये एलर्जिक रिएक्शन जो हो रहा है उसको रोकने का काम करेगा, क्योंकि एलर्जिक रिएक्शन लाने का काम तो हिस्टामाइन करेगा। बॉडी इसलिए बना रही है क्योंकि देखो, जब भी कोई चोट लगता है तो वहां स्वेलन होता है, वहां सारे आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेट सब आने चाहिए ना, तो जब वो जगह बनना चाहिए ना वो चीजें, ताकि वहां पर ठीक किया जाए। आज हमारे बॉडी में जो भी चोट लगता है वो ठीक होने के लिए होता है, नहीं। देखो, तुम चोट लगता है तब भी रेडनेस, स्वेलन, दर्द होता है, ठीक है। जब कोई जर्म्स आता है या कोई बॉडी में तुम्हारे पास कोई मेडिसिन भी आता है जो तुम्हारे बॉडी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, जो तुम्हारा बॉडी जिसको एक्सेप्ट नहीं करा, जिसको हम फॉरेन पार्टिकल बोल रहे हैं। जैसे मान लो तुम्हारा ब्लड ग्रुप है ए और मैंने तुमको दे दिया बी, तो वो क्या तुम एक्सेप्ट करोगे क्या? तो क्या होगा? एलर्जिक रिएक्शन। कोई मेडिसिन हो सकता है, कोई खाना पीना ऐसा हो सकता है जिसको तुमने खाया है और बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। जब भी एक्सेप्ट नहीं करेगा तो क्या बोलेंगे? एलर्जिक रिएक्शन शो करेगा बॉडी। तो ये हो क्यों रहा है? ये हो क्यों रहा है? ये हो रहा है हिस्टामाइन की वजह से। अब ये बोला, क्या बोला? कोई जर्म्स आ गया, कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया, कभी कोई चोट लग गया, तब क्या होगा? तभी तो वेसोडाइलेशन होगा। कहीं चोट लगा है ना, तो उसको ठीक नहीं करना है,
तो हमारे बॉडी में जब भी कुछ भी ऐसा मामला होता है उसको ठीक करने के लिए होता है, उसके लिए वो जगह चाहिए ना। वो जब तक स्वेलिन नहीं होगा, सभी सेल वहां पर जमा नहीं होंगे, रेड ब्लड डब्ल्यूबीसी सब इकट्ठा नहीं होंगे, तब तक उसको ठीक कैसे किया जाएगा? ठीक है। अगर मैं बोलूंगा कि जो हिस्टामाइन है अब हमेशा एलर्जिक रिएक्शन रहेगा क्या? उसको ठीक भी तो किया जाएगा। अगर यही काम करते रहा तो इसका मतलब ये जो इओसिनोफिल है वो इस हिस्टामाइन का उल्टा काम करेगा। जैसे इसी ने देखो, बेसोफिल ने ही रिलीज किया सेरोटोनिन, बेसोफिल ने ही रिलीज किया हिस्टामाइन, बेसोफिल ही ने रिलीज किया सेरोटोनिन। ये वेसोडाइलेशन ले आ रहा है, वेसोकंस्ट्रिक्शन। मतलब हमारे बॉडी में दोनों चीज होना चाहिए। हमारे बॉडी में पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट दोनों फैक्टर होना चाहिए। अगर दोनों नहीं है तो बैलेंस नहीं होगा। जैसे मान लो एक ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है, हमारे पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा है, तो एक ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन भी है जो ग्रोथ को रोकेगा। अगर रोका नहीं गया तो जाइगेंटिज्म, हमारी हाइट बढ़ती जाएगी। हमेशा हमें हमारे बॉडी में दो चीज होता है। जैसे ब्लड क्लॉटिंग के लिए फाइब्रिनोजन, तो ब्लड क्लॉटिंग को रोकने के लिए ब्लड क्लॉटिंग को रोकने के लिए हिपेरिन। तो हमारा बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट नहीं कर रहा है तो वहां बोलेंगे हिपेरिन। ठीक है। अब ब्लड क्लॉटिंग करने के लिए कौन बोलेंगे? फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, अलग अलग फैक्टर है। तो हमेशा दोनों फैक्टर्स मौजूद होते हैं, एक चीजों को बढ़ाता है, एक उसको कम करता है। नहीं, अगर हिस्टामाइन है तो वो होगा एंटी हिस्टामाइन। हाँ, वो इओसिनोफिल करेगा। तो ये ला रहा है, वो उसको रोक रहा है। हमेशा हमारा बॉडी में हमेशा एक चीज सोचना कि एक रेगुलेटर है। जैसे मान लो वो अभी फैन तुम बढ़ा रहे हो, कम भी तो कर सकते हो ना। हमेशा हर चीज को बढ़ाने के लिए और कम करने के लिए हमारे पास दोनों फैक्टर मौजूद है। हमेशा ये मत सोचना कि हमारे बॉडी में हमेशा सब कुछ पॉजिटिव ही फैक्टर चल रहा है, ऐसा नहीं है। कभी जैसे कोई हार्मोन्स का लेवल, जैसे एड्रेनलिन का लेवल बढ़ गया तो उसको कम भी करना पड़ेगा, है ना। कोई भी थायरोक्सिन का लेवल अगर बढ़ गया तो उसको कम करने वाला भी चाहिए। तो हमेशा हमारे बॉडी में एक पॉजिटिव फैक्टर काम करता है, एक नेगेटिव। उसको बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक, एक नेगेटिव फीडबैक। ठीक है। तो यहां पर ये सारे फैक्टर हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, ये सब इन्फ्लामेशन और रेसिस्ट इन्फेक्शन के लिए इओसिनोफिल। यहां तक कि जो स्टेरॉइड्स होते हैं वो भी हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर करते हैं, सप्रेस करते हैं। जो हम स्टेरॉइड्स बोलते हैं ना, स्टेरॉइड्स, वो हमारा इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। मतलब कभी अगर बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस आ गए, मान लो तुमने कुछ खाया, तुम्हारे बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन आ गया, तुम क्या करोगे? एक मेडिसिन लोगे। तो उसका काम क्या? उसका काम है एलर्जी को रोकना। मतलब हमारे बॉडी में जो जो एलर्जिक रिएक्शंस हो रहा है उनको रोकना। तो कभी कभी स्टेरॉइड्स वगैरह भी दिए, स्टेरॉइड्स वगैरह होता है वो भी इसको रोक देता है। ठीक है। अब देखो मैं एक बात बोलता हूं कि कोरोना वाला जब मामला था तो कोरोना ने अफेक्ट किया हमारे लंग्स में। ठीक है। अब है क्या कि मान लो कोरोना हमारे लंग्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है, हम कोरोना को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हम भी तो करेंगे ना उसको। तो बैटल ग्राउंड कौन होगा? हमारा लंग्स। अगर यहां लड़ाई चलेगी तो वो हमें मारने की कोशिश करेगा और हम उसे मारने की कोशिश करेंगे। तो बैटल ग्राउंड कौन हो गया? लंग्स। तो नुकसान तो होना ही वाला है ना। तो हम बोलेंगे काम करो, हम अपने बॉडी को रोक देते हैं लड़ाई करने से। तो हम क्या किए थे उस समय? स्टेरॉइड्स देके अपने इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर दिए थे। शुरू में नहीं किए थे। अगर मेरा बॉडी उसको कंट्रोल कर लेता तो ठीक था, मगर उसका लेवल बहुत ज्यादा हाई हो गया है। अब मेरा बॉडी भी अगर उस लेवल में एंटीबॉडी बनाने लगे तो बैटल ग्राउंड तो मेरा लंग्स होगा ना। तो नुकसान तो अल्टीमेटली मेरा ही है। तो उस समय क्या किया गया था? कुछ दिन बाद स्टेरॉइड्स देके मेरे इम्यून सिस्टम को कमजोर कर दिया गया कि भाई तुम मत लड़ना, लड़ने के लिए हम कुछ और देंगे। तो उस समय उसके बाद सुना होगा रेमडेसिविर बोल के एक दवा थी, सुना था, बहुत पॉपुलर था रेमडेसिविर। रेमडेसिविर का नाम सुना था। तो स्टेरॉइड्स देने के बाद रेमडेसिविर देना था। ठीक है। उससे क्या होता था कि वो जो वायरस है वो भी तो अपना नंबर बढ़ाएगा ना। तो नंबर बढ़ाएगा तो क्या कैसे बढ़ाएगा? उसका पास अगर डीएनए या आरएनए है तो उसका नंबर बढ़ाएगा ना। तो एडिनिन बोल के एक स्ट्रक्चर सुना है? डीएनए में स्ट्रक्चर होता है एडिनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, पढ़ा है? ठीक है, मैं दिखा देता हूं। डीएनए नाइट्रोजनस बेस। हाँ, जब भी तुम डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ोगे, ठीक है,
देखो ये जब डीएनए का स्ट्रक्चर है तो डीएनए में, ये डीएनए में क्या है, ये एडेनिन है ना। अब क्या किया हमने, रेमडेसिविर में क्या था कि ऐसा मिलता जुलता एडेनिन था, ठीक है, ऐसा मिलता जुलता एक एडेनिन हमने दिया था, तो उसको लग रहा था कि अरे एडेनिन मिल रहा है चलो अपना नंबर बढ़ाओ, मगर वो नकली एडेनिन था, उसका असली नहीं था। वायरस को धोखा हो रहा था कि ये एडेनिन है, और वो एडेनिन ले लेके उसका अपना आरएनए बना रहा है, तो गलत आरएनए बना रहा है ना। मान लो यहाँ पर ये पूरा मेटल का बना हुआ है, ये जो ये तुम देख रहे हो ये चेन है, ये पूरा क्या है, ये मान लो ये पूरा मेटल का है, ठीक है, और मैंने क्या किया इसमें बीच बीच में प्लास्टिक डाल दिया, तो मेटल जो है पूरे मेटल में क्या होगा, बीच बीच में प्लास्टिक आ जाएगा ना, आ जाएगा ना, तो ये नकली हुआ ना। अगर पूरा मेटल का बीच में मैं प्लास्टिक डाले तो गलत नहीं हो गया। तो इसे पूरे डीएनए में गलत गलत कहाँ आ रहा है, एडेनिन 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 सब गलत गलत बन रहा है, तो उसका गलत गलत बनाना, तो वो क्या उसको कोई काम नहीं देगा, वो एडेनिन काम देगा। हमने बस उसको धोखा दिया। उस मेडिसिन में क्या था, नकली एडेनिन टाइप का था, तो उसको लग रहा था सचमुच एडेनिन एडेनिन लेके बनाओ बनाओ बना, और वो अल्टीमेटली कोई काम का नहीं था। वायरस का काम क्या होता है, रिप्रोडक्शन करना ना, अपना नंबर बढ़ाना, और सब गलत गलत एडेनिन से गलत गलत आरएनए बन गया। हमारे वायरस का नंबर किससे बढ़ेगा, वो हमारे सेल को यूज कर रहा है ना, हमारे डीएनए को यूज कर रहा है ना, और हमने मेडिसिन में कुछ और दे दिया, तो इसे धोखा हुआ उसको। तो अब सोचो, इसलिए हम क्या बोल रहे थे, स्टेरॉइड्स। हाँ, इनएक्टिव मतलब क्या है, वीक ही तो है, या तो उसको ऐसा कर दिया कि वो रिप्रोडक्शन ना कर सके। हमने वायरस को क्या किया, उसको एकदम कमजोर कर दिया, रिप्रोडक्शन करने वाली एबिलिटी खत्म, अब वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है, ठीक है। या हमने क्या किया, उसका स्पाइक प्रोटीन ले लिया, ताकि मेरे बॉडी को धोखा हो कि अरे सचमुच का जर्म्स आ गया है। तो अल्टीमेटली हम या तो उसको कमजोर कर देंगे, वीक कर देंगे, या हम क्या बोले उसको इनएक्टिव कर देंगे, कि वो क्या, दोनों तो मामला एक ही हुआ ना। हम नहीं 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 नहीं, मान लो हमने उसका डीएनए या आरएनए को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। हमने क्या किया, पूरा का पूरा अंदर का डीएनए आरएनए को डिस्ट्रॉय करके ऊपर वाला बॉडी है, तो मेरा बॉडी उसका डीएनए थोड़ी पहचान रहा है, मेरा बॉडी क्या पहचान रहा है, इसका बाहर वाला प्रोटीन। जैसे मान लो मैंने एक केस बोलता हूं, मैं तुम्हें बताता हूं केस एचआईवी का, ठीक है, एचआईवी स्पाइक प्रोटीन। अरे 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 अरे, हाँ, तो तुम जब एक ये जो एचआईवी देखो, तुमको दिख रहा है ना GP120, ये GP41 दिख रहा है, तो GP120 या 140 ये जो भी है, ये ही वो स्पाइक प्रोटीन है ना। तो मेरे बॉडी को जब दिया जा रहा है, तो इसके डीएनए या आरएनए को तो डिस्ट्रॉय कर दिया गया, तो ये क्या अपना रिप्रोडक्शन कर सकता है क्या, मगर इसकी पूरी डेड बॉडी जो बोलते हैं, इसको मैंने अपने बॉडी में डाल दिया, तो ये तो इनएक्टिव है, और ये क्या बोला मैंने, वीक है, यही बोलेगा ना, कुछ नहीं कर सकता। मगर मेरे बॉडी को तो लग रहा है ये सचमुच का आ गया, क्योंकि मेरा बॉडी देख रहा है GP120। अब मान लो मैंने पूरा बॉडी नहीं भी दिया, बस GP120 41 दे दिया, मान लो यही दिया और कुछ नहीं दिया, बस यही काट के छोटा सा टुकड़ा डाल दिया, मेरे बॉडी को क्या लगेगा, GP120 141 मेरे लिए खतरनाक है, उसके लिए एंटीबॉडी बनाओ। जब सचमुच का ये वायरस खुद अपने ये लेकर आएगा, GP120 ग्लाइकोप्रोटीन 120 या GP41 जब लेके आएगा, तो मेरे बॉडी का सचमुच, अरे मेरे पास तो मेमोरी सेल है, ये तो खतरा है, तो मेरा बॉडी ये लाइव को पकड़ के मारेगा ना। मगर उसको तैयार करने के लिए समय तो चाहिए ना। इसलिए वैक्सीन का प्रिंसिपल यही होता है कि जो भी जर्म्स है उसका स्पाइक प्रोटीन या उसका जो भी चीजें है उसको करो, या पूरे बॉडी को ही दे दो मगर इनएक्टिव करके, या बस ऊपर वाले जो प्रोटीन है उसको दे दो, ठीक है। तो मेरा बॉडी उसके खिलाफ क्या बनाएगा, एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीबॉडी, और मेमोरी सेल बनाएगा, मेमोरी सेल बनाएगा ना। फ्यूचर में जब वही जर्म दोबारा आएगा तो क्या करेगा, तुरंत उसको पहचानेगा, अरे मेरे पास तो रेडी है इसके खिलाफ, इसको पकड़ो और खत्म करो। सुनो,
हमारे, बार बार एक चीज बोल देता हूँ कि हमारे बॉडी में जो हार्मोन्स है, कॉर्टिसोल भी है, एक हार्मोन है कॉर्टिसोल, या जो स्टेरॉइड्स के मामला बोल रहे हैं, इनका काम होता है हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना। हम क्या बोल रहे हैं कि हमेशा अगर हम चीजों को एक्टिवेटी करते रहेंगे तो रेगुलेशन कहाँ से आएगा? हमने क्या बोला, हमको पॉजिटिव भी चाहिए, हमको नेगेटिव फीडबैक भी चाहिए। तो मेरे बॉडी का हार्मोन जो कॉर्टिसोल है उसको सप्रेस करता है। हमने जो स्टेरॉइड्स लिया, क्यों लिया था बोला? ताकि हमारा इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाए, ताकि हम न लड़े। उसके लड़ने का तरीका अलग है, हम जर्म्स को बाद में अलग मारेंगे, मगर मेरा बॉडी भी लड़ेगा, वो भी लड़ेगा, तो बैटल ग्राउंड क्या होगा? मैं बोल रहा हूं कि चलो वहां से एक टीम आई है लड़ने के लिए, मैं यहां से आया लड़ने के लिए, मैं बहुत ये सब टूटेगा ना, ये टीवी। हाँ, इम्यून होना चाहिए। ये कब होना चाहिए? जब तक तुम्हारा इम्यून सिस्टम काम कर रहा है। अगर तुम्हारा इम्यून सिस्टम काम कर रहा है तो ठीक बात है। मैंने बोला कोरोना अगर हुआ था तो ये नहीं बोला गया कि तुरंत ये सब दवा दो, स्टेरॉइड्स दो, नहीं, पहले तुम्हारे बॉडी को चांस दो। तुम्हारा बॉडी उसको अगर डील कर लेता 2-3 दिन, 3-4 दिन, तो अच्छी बात थी। तुम्हारा बॉडी जब डील नहीं कर पाया, अब ऐसा हो गया कि वो तुम्हारे बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा आ गया, अब तुम उस समय लड़ाई कर रहे हो। तुम्हारा अगर ऐसा होता कि उसका नंबर कम रहता और तुम उसको कंट्रोल कर लेते तो बहुत अच्छी बात थी। अब उसका नंबर भी हाई हो गया और मेरा भी हाई हो गया है। तुम समझ रहे हो? शुरुआत में अगर मेरा बॉडी, उसका जब नंबर बहुत ज्यादा नहीं फैला था, उस समय अगर हम कंट्रोल कर लेते तो क्या होता? अगर मेरा बॉडी उसको कंट्रोल कर लेता तो अच्छा बात था ना, ज्यादा कुछ डिस्ट्रॉय नहीं होता ना। अब उसका लेवल भी एकदम हाई है, उसकी फौज भी बहुत ज्यादा हाई होगी और हमारे भी पूरा हाई हो गया, तो क्या होगा? लड़ाई दोनों के बीच में होगी ना, मगर लड़ाई कहां होगी? सेल के अंदर ही होगी ना। तो वो सेल खत्म होगा ना तो मैं ही तो मरूंगा। मैं बोला कि मैं जम्स को मार रहा हूं, जम्स हमको मारने की कोशिश कर रहा, तो हम मारेंगे तो क्या ये लड़ाई क्या बाहर होगी? लड़ाई कहां होगी? तो कौन मर रहा है? हमारे ही सेल मर रहा है ना, तो नुकसान तो हमारे ही है ना। तो हम क्या करेंगे? हम एक ऐसा रास्ता ढूंढेंगे कि काम करें, हम लड़ना बंद कर दें, हम उसको दूसरे तरीके से मारेंगे, बस टारगेट को मारेंगे। हमारा टारगेट बस वो होना चाहिए, हमारा खुद का सेल नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? उसको ढूंढ ढूंढ के हम उसको मारेंगे, मगर हम मेरा इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देंगे। मगर एक बात बोलो, जिन्होंने ये रेमडेसिविर नहीं लिया, ऐसा हुआ था ना, बहुत लोगों की आइस डिस्ट्रॉय होने लगी, ऐसा हुआ ना बाद में, जिन्होंने स्टेरॉइड्स लिया था। ऐसा सुना था ना कोरोना के बाद किसके आई डिस्ट्रॉय होने लगे, फंगल इन्फेक्शन हो गया था, व्हाइट फंगस, येलो फंगस, ब्लैक फंगस, सुना था। वो क्यों हुआ? क्योंकि स्टेरॉइड्स तो दे दिए, अपना इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया, तो ये छोटे मोटे जो फंगस जो कपड़े में लगते हैं, खाने पीने हल्के फुल्के फंगस, वो भी मेरे बॉडी को नुकसान पहुंचाने लगे। हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया तो क्या जो जिसके साथ हम लड़ रहे हैं उसके लिए भी तो कमजोर पड़ गया ना, उससे तो लड़ना चाहिए था ना। तो मेरे बॉडी को तो इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर दिया गया। तो ये मामला डॉक्टर का था कि डॉक्टर भी इनको सही तरीके से ऑपरेट करना चाहिए था कि भाई आया तुरंत स्टेरॉइड दे दे, नहीं, पहले भाई तुम अपना वेट करो, एंटीबॉडी बढ़ाओ, जब वो उस लेवल तक पहुंचेगा तो हाँ ठीक है, मेरा बॉडी ना लड़े, उसके बाद रेमडेसिविर ये सब देना चाहिए था ना। अगर सही तरीके से हम फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा? आ जाएगा उसका डोज एक पर्टिकुलर समय तक है ना, हमेशा थोड़े सप्रेस रहेगा। मुझे बस वो टाइम पे रोकना है जब ये एक्सट्रीम लेवल में लड़ाई होने वाली थी। नहीं नहीं, देना है तो देना, नहीं यही तो गलत है। मैंने क्या बोला? करीबन 3-4 दिन 5 दिन वेट करना चाहिए था। तो कुछ डॉक्टर तो कुछ भी बोलते हैं। अभी कुछ दिन पहले आई थिंक एक केस चल रहा था यूपी में, वो बच्चे का यहाँ डिश कट गया, फेविक्विक लेके आओ, सुना था ना, वो उसका कट गया, बोले फेविक्विक, बोले अरे मेरे बच्चे का होता है मैं भी फेविक्विक ही लगाता हूँ। वो 5 रुपए का फेविक्विक मंगाया, उसको चिपकाया, हाँ, और फिर भी ठीक हो जाएगा क्या फेविक्विक से? फिर उसके बाद दूसरा डॉक्टर के पास ले गए, उसको साफ करने में 1-1.5 घंटा का टाइम लगा, फिर ठीक किया। तो डॉक्टर तो कुछ भी हो सकते हैं। देखो मेडिसिन बहुत अलग चीज है। मेडिसिन कुछ भी, कोई भी चीजों को, मतलब जैसे मेरे दर्द हो रहा है तो मैं पेन रिसेप्टर को ब्लॉक करना है, दर्द ना हो, ठीक है, वो
एक अलग है। या मान लो अब हम जो वैक्सीन बोले उसमें क्या, उसमें जर्म्स को इनएक्टिव करके डाला गया है। वैक्सीन जो है उसमें जर्म्स है, मेडिसिन में वो चीज नहीं है ना, सही ना। वैक्सीन जो हम लोग ले, पोलियो जो ले रहे हैं, हम पोलियो को इनएक्टिव करके अपने बॉडी के अंदर डाल रहे हैं ताकि मेरा बॉडी उसको पोलियो को पहचान ले, स्मॉल पॉक्स को पहचान ले, इसलिए हम वैक्सीन दे रहे हैं। अब एक बात बोलो कि स्नेक ने किसी को काटा तो हम क्या करेंगे, पहले बता। किसी कोबरा ने किसी को काट लिया, मान लो, क्या करेंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। क्या करते हैं? नहीं नहीं, उस समय तुमने सुना होगा एंटी वेनम। तो एंटी वेनम में क्या रहता है? क्या रहता है? जहर, उसी का जहर। यही तो गड़बड़ है, जहर का जहर काटता है, यही सुना होगा। रिवर्स, थोड़ा रिवर्स वाला। तो स्नेक ने अपना पॉइजन अपना बॉडी में डाल दिया, ठीक है। अब कोबरा के लिए कोबरा का जहर दोबारा डालेगा, वो डिस्ट्रॉय कर देगा, ऐसा कुछ होने वाला है। तो मैं बताऊं क्या होता है, सुनना है? ठीक। अब देखो, सबसे पहले कभी भी नेशनल ज्योग्राफी डिस्कवरी में आपने देखा होगा स्नेक के पॉइजन को, स्नेक के वेनम को कलेक्ट करते हुए देखा है, ऐसे दांत लगाते हैं, ऐसे वो जमा होता है ना। अब स्नेक के वेनम को लेके हॉर्स के बॉडी में डालते हैं, हॉर्स के बॉडी में, ठीक है। थोड़ा थोड़ा, ऐसा नहीं कि मर जाए, थोड़ा थोड़ा। नहीं नहीं, ये एकदम एक्सपेरिमेंट फाइनल हो चुका है, ये एक्सपेरिमेंट फाइनल हो चुका है कि हॉर्स का इम्यून सिस्टम सबसे मजबूत है। जनरली मैमल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो हॉर्स का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, हमसे तो ज्यादा ही है। हाँ हाँ हाँ, सभी एनिमल्स में जब देख रहे हैं तो हॉर्स का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, ठीक है। अब हॉर्स का बॉडी इसके एंटीजेन, जो इसमें एंटीजेन है, इसके खिलाफ ये क्या बनाएगा? एंटीबॉडी, एंटीबॉडी बनाएगा ना। तो इस एंटीबॉडी को जमा करके रखना है, ठीक है, एंटीबॉडी। अब सेम ह्यूमन के बॉडी में आया, सेम ये। अगर मैं बोलूंगा नहीं मेरा बॉडी भी एंटीबॉडी बनाएगा, तब तक तो मर ही जाएंगे ना। हाँ, थोड़ा थोड़ा डालेंगे। नहीं नहीं, सुनो ना, यहां क्या किया मैंने? हॉर्स को दिया, ह्यूमन को नहीं दिया ना। अब हॉर्स के बॉडी का ब्लड कलेक्ट किया, वहां का एंटीबॉडी ले लिया। जब स्नेक ने इस ह्यूमन को काटा तो मेरे पास तो ऑलरेडी रेडीमेड एंटीबॉडी है ना। नहीं, ज्यादा नहीं डालेंगे, एक बार में थोड़े डालेंगे। तो उनको पता है ना, नहीं नहीं, बॉडी का वेट कितना है, कितना ml देना चाहिए, अगर काम कर रहा है तो ठीक बात है। स्नेक ने अपना पॉइजन डाल दिया ना, अब उसको कंट्रोल करने के लिए मान लो 1 डोज दिए, 2 डोज दिए, 3 डोज, वो तो डिपेंड करता है, वो तो डॉक्टर का मामला है ना। मगर प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है कि ये जो रेडीमेड एंटीबॉडी है वो ह्यूमन को देना पड़ेगा, चलेगा। क्योंकि ये हॉर्स का एंटीबॉडी नहीं, ये किसके खिलाफ है ये सोचो ना। ये किसके खिलाफ है? खिलाफ किसके है? स्नेक के खिलाफ है। स्नेक का के खिलाफ जो एंटीबॉडी बनेगा वो ह्यूमन बनाए या हॉर्स बनाए, बनेगा तो वही एंटीबॉडी ना। किसको? फिर से मैं बोल रहा हूं, है किसके खिलाफ? स्नेक के वेनम के खिलाफ है ना। तो स्नेक के वेनम के खिलाफ जो एंटीबॉडी है वही सेम एंटीबॉडी मैं भी बनाता, हॉर्स भी बनाता। मैं ये नहीं बोल रहा कि हॉर्स का जो एंटीबॉडी जनरल है वो हम ले रहे हैं, हम उसका जनरल नहीं ले रहे हैं। हम कौन सा ले रहे हैं? स्नेक वेनम के खिलाफ। हाँ, हम वही एंटीबॉडी लेंगे, उसको रखेंगे, और जब सचमुच ये वही स्नेक, अब मैं बोलूंगा कि नहीं ये कोबरा था और काटा तुमको वाइपर ने, बोलेंगे कि वही एंटीबॉडी काम में करते, चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना।
तब क्या करेंगे, हम चारों मिक्स डाल देंगे। अब तुमको बोले पता ही नहीं है ना, कोबरा ने काटा, वाइपर ने काटा, कौन काटा, पता है क्या? तो अब क्या करेंगे, पहले तो पूछेंगे ना किसने काटा। हाँ, बड़ा लंबा प्रोसेस है ना, घंटे भर में मर जाएगा वो बंदा। तो पूछेंगे सबसे पहले, अरे कौन सा काटा। तो अब ले देके वो एरिया में तो देखना पड़ेगा ना, इस एरिया में कौन है, कोबरा है, वाइपर है, कौन है, देख टाइम लगेगा ना। इसलिए तो बोलेंगे ना सब रेडीमेड डाल देंगे। जो रेडीमेड बचाना है इंसान को, उसका हार्ट ब्रेन सब ब्लॉक हो जाएगा, बंद हो जाएगा ना। समझ रहे हो, ऐसा चलता है। ठीक है, समझ रहे हो ना। नहीं, अब देखो एक बात बोलो, लोग अब क्या कर रहे हैं अपने बॉडी बनाने के लिए, स्टेरॉइड्स ले रहे, मसल्स एनाबोलिज्म, मतलब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन बने। उसका नुकसान क्या होगा, हम मेरा इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ रहा है ना। तो स्टेरॉइड जो बॉडी बनाने के लिए कर रहे हैं, उसका तो नुकसान ही होने वाला है ना। तुम्हारी बिहेवियर लड़कों की जैसी हो जाएगी, तुम लोग तो क्या होगा, लड़कों की तरह नहीं हो जाएगी, एकदम राउडी हो जाएंगे, एकदम गुस्सा हो जाएगा, या मुंह दाढ़ी आने लगेगी, बॉडी एकदम ऐसे एकदम शोल्डर नहीं हो जाएगा, बिहेवियर नहीं बदल जाएगा, बदलेगा ना। समझ रहे हो। तुम्हारा कोई भी मेल, अब मेल की भी बहुत नुकसान है, इनमें भी फीमेल जैसे स्ट्रक्चर, ब्रेस्ट लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होने लगेगा, टेस्टिकल्स का साइज छोटा हो जाएगा, स्पर्म काउंट कम हो जाएगा, नहीं होगा, इम्यून सिस्टम बहुत है। ड्रग्स स्टेरॉइड्स के ये नुकसान है। नहीं, इसको सही तरीके से यूज किया जाए। अगर मैं बोल रहा हूं कि कोई अपने जिम में जा रहा है अपना बॉडी बनाने के लिए स्टेरॉइड, तो वो तो नुकसान है। मगर हमने क्या बोला, वो कोरोना का जो वो केस था, उस समय उस बैटल ग्राउंड या तुम्हारे बॉडी में बहुत ज्यादा एलर्जिक रिएक्शन हुआ है। जैसे मान लो मैंने कुछ ऐसा खाया है, कुछ भी खाया, जैसे मेरे को पंपकिन से या ड्रमस्टिक से मेरे को एलर्जी है, मैं पंपकिन खाऊंगा ना तो मेरे को एलर्जी है, तो मैं क्या करूंगा पहले बता। या गलती से अगर चला गया तो मैं क्या करूंगा, मैं एक मेडिसिन लूंगा ना, उसमें क्या रहेगा, ये जो मेरा बॉडी जिसको रिजेक्ट करा, मुझे तो पता है ना कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, ये तो गलत चीज है, खाने को लेके मेरा बॉडी रिएक्ट कर रहा है। होता है ना, किसी को अंडे से, किसी को टमाटर से, किसी को बैंगन से होता है ना, तो वो तो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है ना, किसका एलर्जिक रिएक्शन क्या है। तो उस समय मेरा बॉडी बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, अरे इतना रिएक्ट मत करो। मेरा बॉडी यही चाहेगा ना कि यार रिएक्शन क्यों कर रहा है, क्या है इसमें, बोलो पंपकिन में क्या है जो मेरा बॉडी इतना रिएक्ट कर रहा है, अंडे में क्या है ऐसा, वो तो मेरा बॉडी रिएक्ट कर रहा है ना। तो उस समय हम क्या चाहेंगे कि मेरा बॉडी रिएक्ट करना, उतना रिएक्ट ना करे। मैं तो यही चाहूंगा ना कि मेरा बॉडी इतना रिएक्ट ना करे, थोड़ा हद से ज्यादा रिएक्ट कर रहा है ना। ये जगह जगह मेरे होते हैं ऐसे, मेरे पंपकिन से यहाँ जगह जगह सर पे एकदम एलर्जिक रिएक्शन होता है, फेस पे, सर पे, हाथ पे, पैर पे बहुत ज्यादा होता था। मैं क्या करूंगा, तो मैं या तो उस समय थोड़ा टाइम दूंगा कि मेरा बॉडी उसको सब ठीक कर दे, या बहुत एक्सट्रीम लेवल है तो मुझे तो मेडिसिन लेना पड़ेगा ना, क्योंकि मेरा बॉडी हद से ज्यादा रिएक्ट कर रहा है। तो जरूरत के समय मेरे बॉडी में भी हार्मोन्स है, मेरे बॉडी में कॉर्टिसोल बोल के हार्मोन होता है, उसको भी बोलते हैं, ये हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है, मेरे बॉडी का खुद का हार्मोन्स है। जब जरूरत पड़ता है तो हमारे इम्यून सिस्टम को उस समय जरूरत भी पड़ता है इन सब चीजों की। हमेशा हर चीज को जब बढ़ाया जा रहा है तो उसको कम करने की भी जरूरत पड़ती है। हमेशा बॉडी में दोनों चीज, मैं बार बार बोल रहा हूं, हर चीज को बैलेंस करने के लिए चीजें हैं। हाँ 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 हाँ, ड्रग्स है, स्टेरॉइड ड्रग्स है। नहीं नहीं, एक बात बोल, सुनो सुनो सुनो, मैं एक क्लियर कट बोलता हूँ कि ड्रग्स जो है वो अपने हेल्थ के लिए ही बनाया गया है, मगर उसका जब मिसयूज किया जा रहा है, जैसे मॉर्फिन, सर्जरी की बात दे रहे हैं हम, उसको क्या कर रहे हैं, डाइएसिटाइल मॉर्फिन बना के स्मैक बना दिए हैं, उसको हम गलत तरीके से यूज कर रहे हैं। जो भी ड्रग्स है, जैसे मेंटल इलनेस का प्रॉब्लम है, इंसोम्निया, रात को नींद नहीं आती, उसका प्रॉब्लम है, तो अगर उसको कोई मिसयूज करने लगे तो वो तो ड्रग एडिक्टेड हो जाएगा ना। ओवर भी कर रहे हैं और रोज एडिक्टेड हो चुके हैं, अब उसके बिना उसको नींद नहीं आता, उसके बिना उसको अच्छा नहीं लगता, उस बॉडी का भी रिक्वायरमेंट हो गया। हाँ, ये सभी चीजें उससे जुड़ा हुआ है, जो कोकीन से भी, डोपामीन का मामला है, ऐसे हर चीज का है, उसका रिलेशनशिप न्यूरोट्रांसमीटर से है। कभी कभी सेंस ऑफ यूफोरिया, मतलब एक होता है तुमको बहुत अच्छा फील होता है, जैसे मान लो कोकीन जो लेते हैं उनमें बॉडी में एनर्जी बढ़ जाता है ना,
किसी किसी को बहुत कुछ कुछ ऐसे चीजें हैं जिसे वो अच्छा लग रहा है, तो वो तो उसको रोज कंज्यूम करेंगे ना, उनको उसको मिसिंग लगेगा ना, अरे ये चीजें तो मुझे वो सेंस नहीं आ रहा है, मुझे वो चीज चाहिए। तो धीरे धीरे क्या डिपेंडेंसी बढ़ती रहती है ना, तो वो एडिक्टेड हो जाते हैं। वो पूरा ड्रग्स वाला मामला है, हम पढ़ाएंगे, हमारे चैप्टर में है, सभी है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। हाँ अरे बहुत सारे हैं, ये कोकीन वगैरह जो है, ये चरस, गांजा, हसीस, ये जितने हैं, क्या है सब, क्या है, एडिक्शन ही तो होता है। ये टॉप किसे किसे, नहीं और क्या बोले उसके बाद, नहीं नहीं उसके बाद भी और कुछ बोले, स्टेरॉइड्स के साथ साथ, और स्टेरॉइड्स के साथ और भी कुछ बोले क्या? नहीं नहीं कोई भी, देखो मैं सिंपल सा बोल रहा, ठीक है, एक सिंपल, करेला खाओगे, करेला खाते हो, अब तुम करेला खाओ, नीम खाओ, ठीक है, तुम क्या बोलोगे कि खाना अच्छा है ना, करेला खाओगे, नीम खाओगे तो अच्छा है ना, मगर तुम बोलोगे कि नहीं अब हम हर दिन खाएंगे तो क्या अच्छा है? तुम्हारा किडनी कितना प्रेशर झेलेगा, ये तो तुम सोचो। तुम्हारा किडनी का एक लिमिट, तुम बोलेगे मैं 3 लीटर पानी पीते, आज हम 6 लीटर 7 लीटर पियेंगे, तो क्या पानी भी अच्छा है क्या तुम्हारे लिए? तुम्हारी किडनी के ऊपर प्रेशर नहीं है, तुम जो ड्रग्स, अल्कोहल या जो भी चीजें कर रहे हो उसका प्रेशर तुम्हारे किडनी पे नहीं पड़ रहा है। तो कोई भी चीज, कोई भी चीज, जैसे हमारा काम होता है, लीवर का काम होता है हर चीज को डिटॉक्सिफाई करना, लीवर का काम है डिटॉक्सिफाई करना। अब अल्कोहल इतना ले रहे हैं कि लीवर ही खराब हो गया, कितना करेगा बॉडी, उसका एक नॉर्मल है ना, तुम उसको अल्कोहल ले लेके क्या कर रहे हो, उसको ही बर्बाद कर दिया। हाँ लीवर को ही फैटी, मतलब लीवर को ही खराब कर दिया ना, मतलब तुम जैसे मैं अभी बोल रहा था किडनी के बारे में, तो क्या हो रहा है, किडनी के ऊपर अपने प्रेशर ज्यादा दे दिया ना। अब हाँ हाँ ओवर नहीं होना चाहिए, पानी भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, और वो जो बोले ड्रग्स वगैरह जो भी चीजें हैं, जो भी चीजें जा रहा है उसको क्लियर कौन कर रहा है? ठीक है, तो अभी इसको नोट तो अगले दिन ही करोगे, ठीक है। ये क्लास मैं यहीं ऑफ करता हूँ। सब ठीक है, रुक जाइए, ये क्लास ऑफ कर दूँ उसके बाद